हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां हम पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की शक्तियों में आज हम जो बात करेंगे, जो संसद है, इस संसद ने जो बिल पारित किया, ये जो बिल है ये कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों ने जिस बिल को पारित किया है, लोकसभा के 545 सदस्य आज की डेट में लिखें तो 543, राज्यसभा के लिखें तो 245। लगभग ये जो 245 सदस्य हैं, इधर 545 सदस्य हैं, लगभग ये कितने सदस्य बनते हैं? 790 सदस्य जिस बिल को ये पारित करके भेजें, उस बिल पे राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है, उस शक्ति के बारे में बात करेंगे। ये जो बिल राष्ट्रपति को भेजा गया, इस बिल पे राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। या तो इस पे ये यस कर दें, क्यों भाई, हाँ बोल दें, तो ये बिल जो है वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। दूसरी बात, इस पर ये मना कर दें, नहीं, तो क्या होगा? तीसरी बात, ना तो ये यस करें और ना इसको नो करें, ना तो इसको ये हाँ करें और ना ही इसको ना करें। ये जो स्थिति है हाँ और ना करने की, इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? वीटो पावर। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वीटो पावर। क्या भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है? कितने मामलों में, यानी कितने प्रकार की वीटो होती है? तो आंसर क्या होगा? 4। भारत के राष्ट्रपति को कितनी वीटो प्राप्त है? 3। अब ये जो राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर रहा है, किसी भी जो अधिनियम आया उस पर ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। यहाँ पे ये जो जवाब भी देना है राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर, वो कितने टाइम में देना है, ये टाइम भी निर्धारित नहीं है। टाइम निर्धारित होता 1 महीने में देना है, 15 दिन में देना है, वो भी यहाँ पे नहीं है। ऐसी स्थिति में टाइम ना देने के कारण यहाँ जो हाँ या ना बोलने की जो स्थिति उत्पन्न होती है, इसी को कहा जाता है वीटो पावर। वीटो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, पहली बात। फिर ये जो स्थिति आई जिसपे ना हाँ बोल पा रहा है राष्ट्रपति, ना बोल पा रहा है, इसी स्थिति को वीटो कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है, और वो भी 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। वीटो दुनिया में कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के बताने। फिर ये जो स्थिति आई, ये स्थिति क्यों आई? इसके लिए हमें जो अनुच्छेद देखना है, वो आर्टिकल देखना है हमें 111। और ये 111 अनुच्छेद ये क्या कह रहा है? ये जो वीटो की स्थिति हमारी जो पैदा हो रही है, उस वीटो की स्थिति को लाने का जो श्रेय जाता है वो किस आर्टिकल को जाता है? 111। अब 111 की आप बात कर लो, इसमें क्या लिखा है बताओ? इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 111 में क्या लिखा है? देखो, जो प्रेसिडेंट हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल को छोड़ना है। मनी बिल ऐसा बिल है या जिसको हम कहते हैं धन विधेयक। तो ये जो धन विधेयक है, मनी बिल है, मनी बिल को तो अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी पड़ेगी। मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बात कहां लिखी है? आर्टिकल 111 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मनी बिल लिख लो, धन विधेयक लिख लो, धन विधेयक को छोड़कर, विधेयक को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के बिल राष्ट्रपति पुनर्विचार को लौटा सकता है। धन विधेयक नहीं होना चाहिए, मनी बिल नहीं होना चाहिए। यह बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 111 में। दूसरी बात, हमने 24वां संविधान संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन, और 24वें संविधान संशोधन में हमने एक नया आर्टिकल जोड़ा
368 का फोर्थ क्लाउज, 368 का फोर्थ क्लाउज। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने ये लिख दिया कि संविधान संशोधन जो बिल होंगे उन बिल को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। अर्थात आज की डेट में क्या है, तो आज की डेट में यह है कि जो धन विधेयक है उनको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। संविधान संशोधन बिल अर्थात बोले तो 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले संशोधन को भी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे, आज की जो पोजीशन है। लेकिन जो संविधान में अनुच्छेद में क्या लिखा है वो बात मैंने आपके सामने रख दी। आगे हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं वीटो, तो पहली बात तो वीटो शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, फिर भी वीटो हम करते हैं। और 3 प्रकार का वीटो हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। वीटो के प्रकार अगर पूछे जाएं, टाइप कितने बताओगे? 4। कौन कौन से वीटो होते हैं, एक एक वीटो की बात कर लो। चलो पहले वीटो लिख दे रहा हूं। अगर मैं 4 वीटो की बात करूं तो ये कौन कौन से आप बताओगे? क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में कौन सा वीटो है, कौन सा नहीं है। निम्न में कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, कौन सा प्राप्त नहीं है। तो पहला जो होता है वो क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो। दूसरा कौन सा होता है? एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। चौथा जो अपना होता है वो कौन सा होता है? पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। हिंदी में नाम देख लेते हैं। ये जो वीटो शब्द है, अगर इसका हिंदी में पूछा जाए कि वीटो का भाई साहब अर्थ क्या होता है, क्या बताओगे? निषेधाधिकार। वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। अब क्वालिफाइड वीटो का हिंदी में अगर हम अर्थ देखें तो क्वालिफाइड वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषित, विशेषित निषेधाधिकार। क्या कहते हैं? विशेषित निषेधाधिकार। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक निषेधाधिकार। क्या कहेंगे? आत्यांतिक, आत्यांतिक निषेधाधिकार। अगर मैं बात करूं सस्पेंसिव वीटो को हम क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो। क्या कहेंगे? निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो या निषेधाधिकार। पॉकेट वीटो को हम क्या कहते हैं? जेबी वीटो, जेबी वीटो या हिंदी में बोले तो जेबी निषेधाधिकार। एक एक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला पॉइंट क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? अभी मैंने इसका नाम क्या लिखा था? विशेषित निषेधाधिकार। पहली बात इसके बारे में जो हमें ध्यान रखना है वो बातें कौन कौन सी होंगी। पहली बात तो ये जो वीटो है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, भारत के प्रेसिडेंट को प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, फिर कहां के राष्ट्रपति को प्राप्त है? आंसर क्या दोगे? अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? अमेरिका के प्रेसिडेंट को प्राप्त है। ये क्वालिफाइड वीटो होता क्या है? तो क्या बताओगे कि अगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति किसी भी बिल को जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तब कांग्रेस, बोले तो कांग्रेस का अर्थ है संसद, और ये संसद कहाँ की है? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ये जो कांग्रेस है ये दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित करके जब राष्ट्रपति जी के पास उसी बिल को भेजती है, दोनों सदनों से पारित होना है, 2/3 बहुमत से पारित होना है, तब इस राष्ट्रपति जी हैं वो इसको जब स्वीकृति देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है?
क्वालिफाइड वीटो। एक बार फिर सुन लो, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है, अमेरिका की संसद अर्थात बोले तो कांग्रेस, ये कांग्रेस के दोनों सदन जब ऐसे बिल को जो राष्ट्रपति जी ने पहले लौटा दिया है वो उसको अगर दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित करके दोबारा अगर राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति देंगे। ये क्या है अपना क्वालिफाइड वीटो। सेकंड नंबर देखते हैं, दूसरा कौन सा था, दूसरा एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो हिंदी नाम इसका क्या है, आत्यंतिक निषेधाधिकार। ये आत्यंतिक निषेधाधिकार है, चलो लिख दे रहा हूं, आत्यंतिक निषेधाधिकार, आत्यंतिक निषेधाधिकार। पहली बात तो ये जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनको प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है कौन सा, एब्सोल्यूट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो में होता क्या है, आत्यंतिक निषेधाधिकार में होता क्या है, राष्ट्रपति जी ने जिस बिल को मना कर दिया वो बिल हमेशा के लिए कैंसिल हो गया। बिल लोकसभा से पारित होकर आया हो, राज्यसभा से पारित होकर आया हो और उस बिल पे राष्ट्रपति जी ने ना कह दिया तो वो बिल हमेशा के लिए डस्टबिन में चला जाएगा, कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। वो बिल कभी भी अधिनियम नहीं बन सकता। ऐसे बिल को हम क्या बोलेंगे, ऐसी शक्ति को राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। निषेध यानी कि बोले तो आत्यंतिक निषेधाधिकार। ऐसी स्थिति भारत में कभी हुई है क्या, ये इस वीटो का प्रयोग कभी राष्ट्रपति जी ने किया है, और किया है तो किस राष्ट्रपति जी ने किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस वीटो का प्रयोग कब किया, इस वीटो का प्रयोग कब किया, 1954 में। कब किया, 1954 में। मामला क्या है वो सुन लो। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं और उस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। जैसे ही भारत आजाद हुआ था उस समय सर्वाधिक देश विरोधी जो गतिविधियां थी वो सबसे ज्यादा पंजाब में उस समय गतिविधियां हो रही थी, आतंकवाद जैसी स्थिति थी। और उस आतंकवाद में सबसे पहले पंजाब में पेप्सू में क्या लगाना पड़ा, आपातकाल। जो नेशनल इमरजेंसी लगाई, जो आपातकाल लगाया, वो आपातकाल सबसे पहले कहां लगा था, पंजाब में। और पंजाब में भी जिस क्षेत्र में लगा ये हरियाणा चंडीगढ़ वाला क्षेत्र था जिसे पेप्सी के नाम से जाना जाता है। पेप्सी का मतलब पटियाला ईस्ट, हाँ पेप्सी का अगर फुल फॉर्म देखें, पेप्सी पटियाला ईस्ट पंजाब, हाँ ध्यान रखना, हालांकि पूछी नहीं जाएगी, पेप्सू ही ध्यान रखना, पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट। अब देखो ये पेप्सू में जो इमरजेंसी लगी हुई है, इस इमरजेंसी में हुआ क्या, ये इमरजेंसी राष्ट्रपति को बार बार जो मंत्रिपरिषद है वो कहती है कि यहाँ पे जो इमरजेंसी लगी हुई है उसको आगे बढ़ाया जाए। हुआ ये कि जो राष्ट्रपति जी हैं मंत्रिपरिषद ने लिखकर नहीं दिया, या जब मंत्रिपरिषद ने लिख के दिया उससे पहले ही क्या था, यहाँ स्थितियां सामान्य हो गई। स्थितियां जब सामान्य हो गई तो मंत्रिपरिषद जो लिख के दे रही है उस पर साइन करने की जरूरत क्या है। एक तो स्थिति ये थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू वाले क्षेत्र में जो आत्यंतिक वीटो है या एब्सोल्यूट वीटो है इसका प्रयोग किया। एक तो स्थिति यह है कि जैसे जो इमरजेंसी चल रही थी वो जब स्थिति सामान्य हो गई तो उधर जो मंत्रिपरिषद है उसने लिख कर दिया कि यहाँ जो राष्ट्रपति शासन है, नेशनल इमरजेंसी, वो आगे बढ़ाई जाए। और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं रही, जब तक राष्ट्रपति के पास बिल पहुंचता है तब तक स्थितियां सामान्य हो जाती हैं और राष्ट्रपति ने इसको मना कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बात करें हम लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। अब देखो
ये बिल राज्यसभा में पारित हुआ या फिर बिल लोकसभा में पारित हुआ। हुआ यह कि जैसे ही राज्यसभा में बिल पारित हुआ, राज्यसभा से पहुंचा लोकसभा में, लोकसभा ने उस बिल को पारित किया और ये बिल पहुंचा कहां? प्रेसिडेंट के पास। अब जैसे ही भाई साहब प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचा तो प्रेसिडेंट को भी महीने, 2 महीने, 4 महीने का टाइम इसमें लगता है। अब राष्ट्रपति के पास जो बिल पहुंच रहा है, लोकसभा ने जो पारित किया है, राष्ट्रपति के साइन करने से पहले ये लोकसभा खत्म हो गई, सरकार गिर गई। लोकसभा जो पहले से चल रही है वो अस्तित्व में नहीं रही। ऐसी स्थिति में जो नई लोकसभा का गठन हुआ, ये नई लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद होगी या नई लोकसभा जो बनेगी, वो इनसे कह सकती है कि इस पे साइन अप मत करिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, आज तक ऐसा हुआ नहीं। बात समझ में आई? पहली कंडीशन कि जिसके लिए मंत्रिपरिषद सिफारिश कर रही है वो काम पहले ही हो चुका है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और उधर क्या हुआ, स्थितियां सामान्य होगी, बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, अर्थात उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट वीटो बोले तो। प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला देखते हैं, दूसरा कौन सा है? सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो। अगर सस्पेंसिव वीटो की बात करें, हिंदी में इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? निलंबनकारी वीटो। क्या लिखेंगे? निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो या निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार। अब देखो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर प्राप्त है तो किसी न किसी राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग भी किया होगा। और ये निलंबनकारी वीटो में होता क्या है बताओ? सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और ये बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 74 में। ये बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 74 में। जो बिल राष्ट्रपति जी के पास आया उसको एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं। अब ये जो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी लौटा रहे हैं तो ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लौटा रहे हैं या स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लौटा रहे हैं? क्यों भाई? ये राष्ट्रपति जी की सिफारिश पर लौटाएंगे या अपनी इच्छा से लौटाएंगे? अब एक बात बताओ, संसद ने जो बिल पारित करके दिया है, लोकसभा मंत्रिपरिषद तो पहले से उसमें शामिल है, मंत्रिपरिषद तो कहेगी नहीं आप लौटा लो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ राष्ट्रपति इस बिल पर जो स्वविवेकी शक्ति है इसका प्रयोग करेंगे। अगर मान लो जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ किसकी लेते हैं? संविधान की रक्षा, जन कल्याण की शपथ लेते हैं। अगर जन कल्याण की शपथ ली है, लोगों को, अगर लोग इससे हर्ट होते हैं, लोगों को नुकसान होता है, फंडामेंटल राइट अगर कम होते हैं, फंडामेंटल जो हमारे राइट हैं उनमें अगर किसी प्रकार की कमी होती है, ऐसी स्थिति में स्वविवेक से ही कुछ बिलों को राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं। ये जो एक बार पुनर्विचार की लौटाने की बात है, आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति ने किया ऐसा? आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति ने किया? किसने किया? इस वीटो का प्रयोग किसने किया है कोई राष्ट्रपति जानकारी में? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साहब। अब इन्होंने इस बिल को वापस क्यों किया, क्यों लौटाया? एक 2006 की बात है, 2006 में केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जया बच्चन वर्सेस भारत सिंह के नाम से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जया बच्चन थी उनको, जो राज्यसभा की सदस्य हुआ करती थी, राज्यसभा की सदस्य जया बच्चन है, और उनसे ये कह दिया कि इनकी सदस्यता छीन ली जाए, क्योंकि इनके जो पद है वो लाभ के पद के दायरे में आता है। कहाँ आता है? लाभ के पद के दायरे में। यानी कि कुछ उनके अपने जो पद होंगे पहले से ले रखे होंगे जो लाभ के पद के दायरे में आते हैं, और लाभ के पद पर रहते हुए व्यक्ति राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, उस स्थिति में तुरंत अगले दिन बिल पारित होकर किसके पास पहुंचता है? एपीजे अब्दुल कलाम के पास। और इस बिल को राष्ट्रपति ने एक बार फिर से वापस भेज दिया, और अगले दिन जैसे ये वापस होगा, कारण इसका ये था कि जया बच्चन की सदस्यता जाए या इनकी सदस्यता ले ली जाए, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन जया बच्चन जिस लाभ के पद के दायरे में आ रही थी, उस पद के उस दायरे में बीसीओ जो सांसद थे वो भी आ रहे थे।
अब एक जाए तो ठीक है, लेकिन जब संसद में और सदस्यों पे जब तलवार लटकती है, ऐसी स्थिति में सब एकजुट हो गए और उन्होंने तुरंत अगले दिन बिल पारित कर दिया। जैसे ही राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा, इन्होंने इस बिल को वापस कर दिया। जैसे ही इन्होंने बिल वापस किया, अगले दिन सभी सांसदों ने फिर से इसको पारित कर दिया, और जैसे ही दोबारा ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो तो इन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी पड़ेगी। तो उन पदों को फिर लाभ के पद के दायरे से बाहर किया गया। सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें क्या होता है कि किसी भी बिल को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और इसका प्रयोग किसने किया है? एपीजे अब्दुल कलाम ने। चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो हिंदी देखें तो जेबी निषेधाधिकार। जेबी निषेधाधिकार, ये क्या होता है भाई साहब? जेबी निषेधाधिकार में क्या होता है? ये जेबी निषेधाधिकार ये क्यों आता है? रीजन इसका क्या है? जो राष्ट्रपति जी हैं, उनके लिए समय अवधि का उल्लेख ना होने के कारण कि कोई भी जवाब कितने समय में देना है, जो बिल आया उस बिल पे राष्ट्रपति ना हाँ बोलना है, ना बोलना है, ना उसको पारित करना है और ना मना करना है। ऐसी स्थिति में वो बिल है वो उन्होंने कहा जाता है अपनी जेब में डाल लिया, अपने पास रख लिया, और उस पर कोई भी जवाब राष्ट्रपति जी नहीं दे रहे हैं। उसी को क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो। क्या पॉकेट वीटो का प्रयोग कभी किसी ने किया? देखिए 1986 कब इसका प्रयोग हुआ है? 1986। 1986 में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इस समय जो 1986 में सरकार होगी, वो सरकार किसकी है? राजीव गांधी की। किसकी सरकार है? राजीव गांधी की। और ये राजीव गांधी की जो सरकार 1986 में है, उस समय जो प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी जैल सिंह हैं। यहाँ पे इस सरकार ने, राजीव गांधी सरकार ने एक बिल पारित किया। उस बिल का नाम क्या था? हाँ, उस बिल का नाम क्या था? डाकघर अधिनियम। उस बिल का नाम क्या था? डाकघर अधिनियम, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। बिल का नाम क्या था? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, भारतीय डाकघर अधिनियम। कब पारित हुआ है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1986 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसको पारित किया। इसमें था क्या ऐसा जो राष्ट्रपति जी इस पे ना हाँ कह रहे हैं ना कह पा रहे हैं? ऐसा इसमें था क्या? इसमें कुछ नहीं था। एक छोटी सी बात है, जो आपने गांव में पोस्टमैन देखा होगा, डाकिया इसको कहते हैं। उस डाकियों को इस बिल के तहत एक अधिकार दिया गया, और वो अधिकार कौन सा? कि जो लेटर आप जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं, किसी जानू को भेज रहे हैं, किसी बाबू को भेज रहे हैं, उस बिल को पढ़ के देख सकता है राष्ट्रपति। और भाई साहब, आपने जो जानू बाबू को भेजा उसको आपने पढ़ के देख लिया किसी ने, तो भाई साहब कुछ तो लोग ऐसे जो आत्महत्या कर लेंगे। निजता के अधिकार का उल्लंघन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जो अनुच्छेद हमें एक राइट देता है, अनुच्छेद 21, किसका अधिकार देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ऐसी स्थिति में किसी की गोपनीय बातें जो निजता के अधिकार में आती हैं, जिनके बिना व्यक्ति अगर सार्वजनिक होंगे तो जी नहीं सकता, समाज में मुंह नहीं दिखा सकता, उन बातों को अगर इस पोस्ट ऑफिस बिल के तहत डाकिया पढ़ लेगा तो ऐसा तो नहीं किसी को बताएगा नहीं। अगर वो किसी को बता रहा है तब क्या होगा? किसी के जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 इसका उल्लंघन होने के कारण, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने के कारण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का खतरा होने के कारण, या मौलिक अधिकारों में कमी करने के कारण इस बिल पर इनके दिमाग में जो विचार आया कि इस बिल पे उन्होंने ना किया ना हाँ किया। इस बिल पे जो प्रयोग किया वो किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। और ये जो वीटो है जिसपे हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसी को क्या कहा गया? जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो। अरे बात समझ में आई? और कुछ बातें देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई। टाइम है अभी 20-25 मिनट हुए हैं, और देखते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में बोले तो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ये जो ऑर्डिनेंस होता है
इसको कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। कहां लिखा हुआ है? ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति जारी करेंगे ये कहां लिखा है? 1, 2, 3 में। कहां लिखा है? 1, 2, 3 में। अध्यादेश की अगर मैं बात करूं, इसका आर्टिकल पूछा जाए तो 1, 2, 3 किसमें लिखा है? 123 में। अब देखो मेरा क्वेश्चन सुनिए आप। अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है, ऑप्शन सुनना ध्यान से। अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है, पहला ऑप्शन 6 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन 6 माह, तीसरा ऑप्शन 6 माह 6 सप्ताह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? जैसे मैंने क्वेश्चन बोला सेम इसी टाइप से आया है। क्वेश्चन फिर सुनो। जो ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है, अधिकतम अवधि होती है, पहला ऑप्शन 6 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन 6 माह, तीसरा ऑप्शन 6 माह 6 सप्ताह, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। कौन सा सही करेंगे आप? पहला वाला। कौन सा सही करेंगे? पहला वाला। अब आप सुनिए, इसी की बात करूंगा मैं। बड़ा और सा लग रहा होगा कि क्या बता दिया, वास्तव में लिखा हुआ यही है क्या? ये सुनो, ये जो अनुच्छेद 1, 2, 3 है, ये कह क्या रहा है? पहली बात तो इसकी बातें सुनो, ये कौन कौन सी बातों को कह रहा है, कौन कौन सी बातें हो सकती है। क्या राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, इसका प्रभाव क्या वही होगा जो अन्य अधिनियम का होता है? पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जी ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट वही निकल के आएगा जो किसी कानून का आता है? पहली बात, यानी कि जो कानून संसद में पारित हुआ या जो कानून अकेले राष्ट्रपति ने लागू किया, दोनों का प्रभाव बराबर रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये जो कानून राष्ट्रपति जी ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, ये क्या स्वेच्छा से जारी कर सकता है? अपनी इच्छा से जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य है। तीसरी बात, राष्ट्रपति जी ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, ये क्या वाद योग्य है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पे हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। इसका क्या पुनरावलोकन हो सकता है ऑर्डिनेंस का? बताओ, ये ऑर्डिनेंस क्या कोई विधि है? अच्छा सिर्फ इसमें पूछ रहा हूं, ये अध्यादेश है, विधि शब्द की परिभाषा में आता है नहीं आता है? विधि शब्द की परिभाषा में आता है नहीं आता है? चलो, विधि शब्द की परिभाषा कहां है? कुछ नहीं। विधि शब्द की परिभाषा कहां है? कहां है? अनुच्छेद 13। विधि शब्द की परिभाषा कहां है? अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, वो चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई वो उद्घोषणा हो, चाहे कोई वो नियम हो, चाहे कानून हो, चाहे नोटिस हो, सब कुछ किसमें आएगा? विधि शब्द की परिभाषा में आएगा। जब मैंने आर्टिकल 13 बताया था, उस समय बताया था ये विधि शब्द को परिभाषित करता है। और विधि शब्द, ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये भी विधि शब्द की परिभाषा में आता है। और विधि शब्द की परिभाषा में जो आता है, उसको प्रत्येक को सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन कर सकता है, वाद योग्य होता है। इसका मतलब जो अध्यादेश है वो भी वाद योग्य है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है। 2-3 बात ध्यान रखनी है। पहली बात, वाद योग्य है, वाद योग्य है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तीसरी बात, और क्या हो सकता है इसमें? इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, पुनरावलोकन किया जा सकता है। अरे बात क्लियर हो गई? अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑर्डिनेंस जारी राष्ट्रपति करेगा, ये कब करेगा? इसके लिए स्थिति क्या होती है बताओ?
ये अध्यादेश जारी कब किया जाता है? कब किया जाता है, कब बताओगे? अध्यादेश जारी कब किया जाता है? दो बातें ध्यान रखनी है, जब संसद का सत्र ना चलता हो, संसद का सत्र ना चलता हो। दूसरी बात, संसद का सत्र चल नहीं रहा है और कानून को लाना अनिवार्य हो गया हो, कानून को लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो। ऐसी स्थिति में जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति ला सकता है। क्या इस अध्यादेश को बार बार बढ़ाया जा सकता है? अध्यादेश की जो अवधि है इसको कितने बार अध्यादेश ला सकते हैं? अनंत काल तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? कब तक? अनंत काल तक। ये अध्यादेश जो अनंत काल तक रहेगा, इसको हर 6-6 महीने पे हम क्या करें, दोबारा से इसको अनुमति देते रहें संसद द्वारा। और ये अनंत काल तक, इसका अगर टाइम पूछा जाए तो कहां तक होगा? अनंत काल तक अध्यादेश को जारी रखा जा सकता है। जारी अनंत काल तक रखा जा सकता है, लेकिन अध्यादेश की अवधि अधिकतम कितनी होती है? अगर एक बार अध्यादेश लगा दिया उसकी अवधि। अनंत काल तक जारी रहने का मतलब यह है कि एक बार हमने लगाया, टाइम पूरा हुआ फिर से लगा दिया, टाइम पूरा हुआ फिर से लगा दिया। इस तरीके से हम इसको अनंत काल तक जारी रख सकते हैं। लेकिन जो एक बार राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी किया है, ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसकी अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 सप्ताह। लिखा हुआ क्या है ये देखो। अगर मैं बात करूं इस अनुच्छेद में, तो इसमें केवल अध्यादेश की जो अवधि दे रखी है वो अवधि कितनी दे रखी है? 6 सप्ताह। आगे क्या दिया है? आगे इसमें बात कर लूं, इसको साफ कर लूं। अगर मैं इस अध्यादेश की अवधि की बात करूं, चलो इसको रहने दो। देखो ये जो अध्यादेश की अवधि है इसमें लिखा हुआ क्या है कि अधिकतम कितनी होगी? 6 सप्ताह। ये 6 सप्ताह कहां से? जब संसद का सत्र शुरू हो। जब संसद का सत्र यहां पे शुरू हो, उसके अंदर 42 दिन के अंदर ये अनुमोदन इसको हो जाना चाहिए। और अगर अनुमोदन अगर नहीं हुआ तो ये अध्यादेश से स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो अध्यादेश है इसको राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। अगर उनकी इच्छा होती है 1 घंटे बाद वापस लेना है ले सकते हैं, 2 दिन बाद वापस लेना है ले सकते हैं, 2 महीने बाद वापस लेना है ले सकते हैं। लेकिन अधिकतम से अधिकतम इसका प्रभाव कब तक रहेगा? तो जब संसद का सत्र शुरू हो उसके 42 दिन के अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। फिर से सुनिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है अध्यादेश की अधिकतम अवधि। अब देखो आपने एक बात सुनी होगी, पढ़ी होगी कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने का अंतराल होता है? 6 महीने का। अधिकतम कितने का हो सकता है? 6 महीने का। हालांकि 6 महीने का होता नहीं है व्यवहार में, क्योंकि जो 12 महीने हैं 1 साल है उसमें हमारे 3 सत्र चलते हैं। तो 6 महीने का अधिकतम से अधिकतम जो सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो कितना रह सकता है? 6 माह रह सकता है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जो अध्यादेश की अवधि है वो कितने दिन रहेगी? 6 सप्ताह। और 6 सप्ताह कहां से? जब संसद का सत्र शुरू हो। अब अधिकतम से अधिकतम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप भी बता देना कि अधिकतम का मतलब जब संसद का जो नेक्स्ट सेशन है वो शुरू होगा। तो मान लो अगर 6 महीने बाद हुआ, तो 6 महीने बाद जब भी सत्र शुरू हो रहा है तो 42 दिन के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। और अगर अनुमोदन नहीं हुआ तो ये जो अध्यादेश का जो प्रभाव है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? जबकि अनुच्छेद में क्या लिखा है? मात्र 6 सप्ताह। और ये 6 सप्ताह कब से? जब से संसद का सत्र शुरू हो। बस इतना ध्यान रखना है। तो वही मैं लिखा है अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? आंसर क्या देना है? 6 सप्ताह। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि अध्यादेश की अधिकतम से अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तब आंसर आप लगा सकते थे 6 माह 6 सप्ताह। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो केवल सिर्फ 6 सप्ताह लिखा हुआ है। 6 माह या 6 सप्ताह जैसे शब्दों का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। ये कहां से निकल के आए वो मैंने आपको बता दी। बात क्लियर हो गई?
और देख लेते हैं इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं। जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है। सही बोला क्या मैंने? हाँ, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है, जजों का ट्रांसफर करता है, इनको शपथ दिलाता है। ये बातें सही है क्या? फिर देखो, ये जो मैंने एक साथ बोल दिया, बस इसको एक साथ नहीं बोलना है, अलग अलग लिखना है ना, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। पहली बात अलग अलग ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या करता है? नियुक्त। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है? क्या व्यवहार में ऐसे ही होता है? नहीं होता है। जो राष्ट्रपति जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको शपथ दिलाएंगे? सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। बात समझ में आई? अब बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है। संविधान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति या इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अब व्यवहार में क्या चल रहा है? व्यवहार में ये चल रहा है कि राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो शपथ दिलाते हैं, बाकी अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश को जिन्होंने दिलाई है उन्हीं से कह देते हैं आप शपथ दिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करते हैं और क्या करेंगे? शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात क्या लिखी है? सेकंड, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं और क्या करते हैं? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं और उनका ट्रांसफर करते हैं, और उनका ट्रांसफर करते हैं। और ये ट्रांसफर जो करेंगे, ये शब्द मैंने लिखा है, ये किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर? ये जो मैंने हाई कोर्ट के जज लिखा, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे, उनका ट्रांसफर करेंगे, किसकी सलाह लेना अनिवार्य है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ये काम करते हैं। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसकी सलाह पर ट्रांसफर किए जाते हैं, ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, नियुक्ति की ट्रांसफर करते हैं लेकिन इनको शपथ नहीं दिलाते हैं, यह भी ध्यान रखना। लेकिन इन्हें शपथ नहीं दिलाते हैं। अब शपथ नहीं दिलाते हैं तो शपथ इन्हें कौन दिलाता है? गवर्नर। हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर, राज्यपाल। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अरे बात समझ में आ गई? ट्रांसफर होगा, राष्ट्रपति जी करेंगे, नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति या इनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जब सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर नहीं होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ट्रांसफर किसका होगा? हाई कोर्ट के जजों का। भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, उसका ट्रांसफर कहां से कहां करेंगे? दूसरा कोई है ही नहीं। तो ट्रांसफर किसका होना है? हाई कोर्ट के जजों का। करेगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह लेना अनिवार्य है? सीजीआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज हैं, नियुक्ति कर दी, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन शपथ नहीं दिलवाएंगे। शपथ कौन दिलवाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। इतनी बातें क्लियर हो गई। और देखते हैं अगला, आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। ये किसकी बात करता है? क्षमा याचना या क्षमादान। राष्ट्रपति के क्षमा याचना या क्षमादान की बात करता है। क्षमादान, ये क्षमादान जो राष्ट्रपति जी के लिए मैंने लिखा, मर्सी पिटीशन मैंने लिखा, इसमें कितनी बातों का उल्लेख है? कितनी बातों का उल्लेख है? कौन कौन सी आप बताओ? हाँ भाई,
कौन कौन सी बातों का उल्लेख है? अच्छा, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो किताबों में ठीक ठाक मिलता नहीं है। जो समाधान का अधिकार है, मेरी बात ध्यान से सुनना, समाधान का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, गवर्नर को नहीं है। बताओ, सही बोला क्या? समाधान का अधिकार क्या राष्ट्रपति को ही है, क्या राज्यपाल को ही है, या दोनों को है, या किसी को नहीं है? बताओ। दोनों को है। पहली बात, जो मर्सी पिटीशन जो दायर की जाती है ये राज्यपाल के, जो राज्यपाल है वो भी करता है, जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए, और फांसी की सजा जिस व्यक्ति को हुई है, जो फांसी की सजा जिस व्यक्ति को हो रही है वो फांसी की सजा के संबंध में सजा को कम करने का, सजा को स्थगित करने का, सजा को क्षमा करने का, ये जो अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं या राज्यपाल के पास हैं? हाँ, बड़ा सोच समझ के आंसर दे रहे हो ना, फिर भी गलत दे दिए। सुनो, मेरी बातें ध्यान से सुनना, गलत करोगे क्वेश्चन तुम मानोगे नहीं। देखो ध्यान से, इन जो 4 पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं इनको ढंग से समझना। मुझे पता था तुम गलती करोगे। क्षमा करना पहला पॉइंट। दूसरा, स्थगित करना। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? सजा को कम करना, सजा को कम करना। ये आपकी बात करूंगा मैं, आप जो बातें कर रहे थे। चौथा पॉइंट क्या होगा इसमें? हाँ, प्रकृति बदलना, प्रकृति बदलना। अब देखो, ये जो मर्सी पिटीशन है ये दोनों के विरुद्ध जारी की जाए, मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं और जो राज्यपाल हैं वो भी मर्सी पिटीशन का काम करते हैं। दूसरी बात, क्षमा करना। ये क्षमा करने का काम है, इसे राष्ट्रपति जी करेंगे। क्षमा का मतलब, अगर किसी ने बीच चौराहे पे दिन में 12 बजे गोली मारी है और राष्ट्रपति कहना है इसने ये जुर्म नहीं किया, तो नहीं किया है, उसे क्लीन चिट मिल जाएगी। ये भी ध्यान रखना। चाहे दुनिया इस बात को कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, आप कहें, मैं कहूं, राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि इसने कुछ नहीं किया तो नहीं किया है, बस इतना ध्यान रखना। ये क्या हो गया? क्षमा। दूसरा, स्थगित करना। स्थगित का मतलब, ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है, ऐसी महिला जिसके 2-4 महीने में बच्चे आने वाला है, उसे फांसी की अगर सजा हो रही है तो राष्ट्रपति जी ये कह सकते हैं कि इसकी सजा को थोड़े दिन के लिए स्थगित किया जाए, ये डिलीवरी हो जाए, उसके बाद इन्हें फांसी दे दी जाए। ये होता है स्थगित करना। सजा को कम करना, अगर किसी को 20 वर्ष की सजा है, राष्ट्रपति चाहे तो 10 वर्ष की कर सकते हैं, चाहे तो 5 वर्ष की कर सकते हैं, चाहे तो 24 महीने में 18 महीने की कर सकते हैं। प्रकृति बदलना, प्रकृति बदलने का मतलब यह है, अगर किसी को मृत्युदंड मिला, राष्ट्रपति उसको बदल के आजीवन कारावास कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, एक जो आप लोग अभी जो गलती कर रहे थे उसको आप सुनो। मैंने बात की थी मृत्युदंड की, मृत्युदंड। मृत्युदंड में आपने कहा कि मृत्युदंड में जो क्षमा याचना का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है और किसको नहीं है? गवर्नर को नहीं है। लेकिन भाई साहब है, दोनों को है। अब देखो अंतर क्या है फिर यहाँ पे, ये जो मृत्युदंड जिसको मिला है, ठीक, इस मृत्युदंड में जो सजा को कम करना हो गया या मृत्युदंड को आगे बढ़ाना हो गया, स्थगित करना हो गया, ये अधिकार राज्यपाल है, उसको भी है। लेकिन इस मृत्युदंड को ये क्षमा नहीं कर सकता, बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि स्थगित कर सकता है, ठीक, यानी कि जो मृत्यु आज होनी है, फांसी अगर कल लगनी है, उसको ही 4 महीने बाद कर सकता है। मृत्युदंड के संबंध में, मृत्युदंड से बचाने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी जो और जितने अधिकार हो गए वो अधिकार हैं। सजा को स्थगित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, महीने 2 महीने 4 महीने लेट कर सकता है। तो ये मृत्युदंड के संबंध में भी राज्यपाल को अधिकार है, लेकिन कम है। ये राष्ट्रपति की तरह उस स्थिति में नहीं पहुंचा सकता कि जिसने कभी जीवन में अपराध किया ही ना हो, ऐसी स्थिति में तो नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को अधिकार है, तो अधिकार है। मैंने ये नहीं बोला कि इसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, फ्री तो नहीं कर सकता। बात समझ में आई?
इसमें स्थगित करने का अधिकार पूरा पूरा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाए, दोबारा अगर पूछा जाए तो आपका गलत ना हो, बस इतना ध्यान रखना। और इसमें हमें क्या देखना है, चलो एक बात कर लेते हैं, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही आएगा। अनुच्छेद 143, इसमें क्या दे रखा है, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से हाँ सलाह मांग सकते हैं किसी भी मैटर में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। अब भाई साहब एक बात यह आई, क्या राष्ट्रपति जो सलाह लेंगे वो स्वेच्छा से लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे, या मंत्री परिषद की सिफारिश पे लेंगे? हाँ, अपनी इच्छा से, या मंत्री परिषद की सिफारिश अनिवार्य है? मंत्री परिषद की सिफारिश अनिवार्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आप। राष्ट्रपति को लगता है किसी मुद्दे पर उन्हें जानकारी लेनी है तो जानकारी ले सकते हैं, स्वेच्छा से स्व विवेक से भी ले सकते हैं। और मंत्री परिषद अगर सरकार चाहे, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था बेरूवारी वाले मामले में, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाहरलाल नेहरू ने पूछवाया था कि बेरूवारी वाला जो किस्सा है इसमें क्या हम अपने जो क्षेत्र हैं वो किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के टाइम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से, सलाह ली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां बिल्कुल मना कर दिया कि अगर आपको भारत का हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो 368 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और जब ये राष्ट्रपति ये सलाह जब सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा, ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा, इसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे, और ये 5 सदस्य मिलकर सलाह किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये जो सलाह दी, इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात, जो अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सलाह ले रहे हैं, इस सलाह को जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दोनों ही ध्यान रखना। हालांकि देता है, मैंने भी क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी राष्ट्रपति जी की बात माने, सलाह दे, बाध्य नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक पीठ बनाई, जो 5 जजों की जो पीठ बनी, उस पीठ ने जो बातें बताई, उन बातों को राष्ट्रपति जी माने, ये भी जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है। दोनों ही बातें इस संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। एक बात कर लेते हैं हम, अनुच्छेद कौन से की बात करोगे बताओ? अच्छा, धन विधेयक कहां लिखा हुआ है? धन विधेयक कहां लिखा हुआ है? किस अनुच्छेद में है? हाँ, कहीं लिखा है क्या? चलो मेरी बात सुनो। अगर कोई मनी बिल लेके आए हम, पहली बात, मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा और राष्ट्रपति उसको अनिवार्य रूप से अनुमति देंगे, ठीक? या मनी बिल है वो लोकसभा से पारित होना चाहिए, राज्यसभा से पारित होना चाहिए, दोनों से पारित होना चाहिए, या बिना पारित हुए काम चल जाएगा? हाँ, कहां से पारित होना चाहिए? केवल और केवल लोकसभा से, इतना ध्यान रखना। लोकसभा से अगर मनी बिल पारित होता है, लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा में पहुंचा, यानी कि अब ऐसा मत कहना कि राज्यसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, जरूर जाएगा, अवश्य जाएगा। लेकिन कंडीशन यहां पे सुनिए, जो बिल हमने लोकसभा में रखा, लोकसभा से पारित हुआ, जैसे ये राज्यसभा में पहुंचा तो राज्यसभा इसको अगर पारित नहीं भी करती है और अगर इसमें 14 दिन बीत गए तो 14 दिन के बाद ये जो बिल है मनी बिल, ये स्वतः पारित माना जाएगा। बात समझ में? आज हमने जिस टॉपिक पे बात की, राष्ट्रपति की शक्तियां, कल हम फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। आज समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।